नमस्कार, रियल बाजार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका। रियल बाजार में हम आपको रियल एस्टेट में हो रहे डेवलपमेंट से अवगत कराते हैं ताकि आप जागरूक रहें। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि खरीदार फ्लैट खरीदते वक्त किन किन बारीकियों पर ध्यान दें ताकि वो किसी पचड़े में ना फंसे, और अगर किसी पचड़े में आप फंस जाते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार लीगल एक्शन ले सकते हैं। रियल एस्टेट संशोधन बिल 2013 लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में पास होना बाकी है। रियल एस्टेट संशोधन बिल 2013 इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य रियल एस्टेट के क्षेत्र में उपभोक्ताओं के विश्वास को पुनर्जीवित करना है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस मामले में एक रियल एस्टेट पर बिल ला रही है और जल्द ही एक एक्ट जो है वो स्वरूप लेगा जिसमें कि बिल्डर की मनमानी जो है नहीं चलेगी और जो आम उपभोक्ता हैं जो फ्लैट खरीद करके अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उसमें डाल करके सुख चैन से रहना चाहते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, तो इसमें इस परेशानी को दूर करने का उपाय होगा। आज के भागम भाग की जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है। शहरों में स्थिति और भी भयावह है। मकान की जगह लोग फ्लैट्स को प्राथमिकता दे रहे हैं, कारण समय का अभाव। नए ट्रेंड में रेडी टू मूव का भी प्रचलन है। उपभोक्ता की इन्हीं लाचारियों का फायदा उठाते हैं बिल्डर्स। यहीं से शुरू होती है धोखाधड़ी की वो कहानी जिसकी फहरिस्त काफी लंबी है। बिल्डर्स जो हैं वो बिल्डिंग बायलॉज का पालन कर रहे हैं कि नहीं। अब कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करना है ये बिल्डिंग बायलॉज में स्पेसिफाइड है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका मिश्रण किस प्रकार का होना चाहिए। फिर फिटिंग एंड फिक्चर्स जो है उसका स्पेसिफिकेशन है। अगर आप मकान बना रहे हैं तो अब ये भी जो नया बिल्डिंग बायलॉज आया है उसमें आपको ये भी देखना है कि भूकंप का खतरा भी झेल सके, उसके लिए भी आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। तो इन सब चीज़ों को एक सामान्य ग्राहक को परख पाना बड़ा मुश्किल होता है कि जो अपार्टमेंट बन रहा है उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो कितना स्टैंडर्ड है नहीं है, ये कोई विशेषज्ञ ही बता पाता है। आम ग्राहक उस झमेला में नहीं पड़ते हैं, उनको तो एक स्ट्रक्चर खड़ा दिखता है और फिर वो परचेज कर लेते हैं। बाद में अब किसी तरह की समस्या आई, अगर भूकंप ही आ गया तो कहीं दरार आ गया। पटना में हमने सुना कि भूकंप आया तो एक अपार्टमेंट टेढ़ा हो गया, कहीं बिना भूकंप कहीं प्लास्टर गिर रहा है या कहीं छत चू रही है या कोई और भी समस्या आ रही है, घटिया मटेरियल यूज हुआ है। तो उस स्थिति में ग्राहक के पास ये समस्या आती है कि वो फिर क्या करें फर्दर, क्योंकि फिर जो बिल्डर हैं उनके पहुंच से बाहर होते हैं। उन पर अगर किसी तरह का केस मुकदमा भी करते हैं तो ऊंची पहुंच के होते हैं, जनरली वो अपना मैनेज कर लेते हैं, वो पकड़ में नहीं आते हैं। बिल्डर्स द्वारा अपार्टमेंट एरिया का अवैध अतिक्रमण, डेविएशन जैसी सामान्य सी बातें हैं जिससे उपभोक्ता भली भांति अवगत होता है, लेकिन समय के अभाव और कानूनी पचड़ों की डर से उपभोक्ता बिल्डर की मनमानी सहता रहता है। प्रायः ये भी देखा गया है कि बिल्डर्स बुकिंग के समय उपभोक्ता को जो नक्शा दिखाता है उसमें पोजीशन के समय अंतर रहता है। कभी कभी निर्धारित एरिया से कम एरिया का फ्लैट दे दिया जाता है। जब कोई लैंड ओनर से लैंड डेवलपमेंट के लिए लेते हैं तो कभी कभी ये काम करते हैं कि जैसे ही लैंड एग्रीमेंट हो गया तो एक स्केच मैप बना लेते हैं और फ्लैट की बुकिंग शुरू कर देते हैं। कोई स्पॉट पर कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, वहाँ सिर्फ अपना एक बोर्ड लगा करके और बुकिंग शुरू कर देते हैं। अब उसमें वो एक स्केच मैप सामने रख करके बताते हैं कि मेरा फ्लैट का ये एरिया है और एग्रीमेंट भी कर लेते हैं लोगों से, ग्राहकों से। और जब मैप उनका सैंक्शन होता है तो वो मैप दूसरा सैंक्शन हो जाता है, वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये समस्या आती है कि जो ग्राहक हैं उनको या जो फ्लैट का एग्रीमेंट जिस साइज का एग्रीमेंट किए हैं वो नहीं मिल पाता, या तो छोटा लेना पड़ता है
या बड़े साइज का लेना पड़ेगा तो अधिक पेमेंट करना पड़ता है, और उसके लिए कुछ बार्गेनिंग भी फिर वो करते हैं। इन सबों में सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये भी सामने आया है कि कभी-कभी बिल्डर्स अवैध फ्लोर में भी फ्लैट निर्माण कर देते हैं, जिसकी अनुमति संबंधित अथॉरिटी से मिली ही नहीं थी। इस स्थिति में नुकसान फ्लैट्स परचेजर को ही उठाना पड़ता है। कई बार कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश भी पारित हो जाता है। मैप सैंक्शन अगर करा लिए तो सैंक्शन कराने के बाद उसके डेविएशन करते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। अब G+3 अगर सैंक्शन कराए तो G+4 कंस्ट्रक्शन करा लिए, 1-2 तल्ला अधिक बना लिए। बेसमेंट में कुछ एक आध रूम बना लिए, या और बहुत तरह के कंस्ट्रक्शन में डेविएशन करते हैं। और जो परचेजर्स हैं उन वो अब बहुत से विभाग में जा कर के छानबीन करने में उनको परेशानी होती है, वो उन पर विश्वास कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। अब जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसके डिमोलिशन का खतरा तो हमेशा बना रहता है। अभी पटना उच्च न्यायालय ने पटना में बहुत से ऐसे जो अपार्टमेंट हैं जिनमें आपको म्यूनिसिपल कमिश्नर को निर्देश दिया है कि आप जांच करें, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राहक हैं अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई से फ्लैट लिया है और उनका फ्लैट टूट जाएगा। और सबसे समस्या आती है कि जो बिल्डर हैं वो लैंड ओनर से ज़मीन लिए, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन खड़ा किए, अपना शेयर का फ्लैट लिए, ग्राहक को बेच करके फिर चले जाते हैं। फिर उनको खोजना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ चले गए। उनका वहाँ पर किसी तरह का न तो सिक्योर्ड फंड रहता है, न सिक्योर्ड एसेट रहता है जिससे कोई रिकवरी किया जा सके। तो अभी तक आपने देखा कि फ्लैट्स खरीदार को किन किन तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और किस तरीके से उसका समाधान किया जा सकता है। हालांकि बेहतर यही होगा कि फ्लैट खरीदने से पहले आप सावधानी बरतें। बावजूद इसके अगर आप किसी समस्या में पड़ ही जाते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि किन किन फोरम में उपभोक्ता और बिल्डर्स की समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपार्टमेंट कल्चर का विस्तार हुआ है और कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के साथ बाजार में है। उपभोक्ता फ्लैट खरीदने से पहले ये जानकारी लेना भूल जाते हैं कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी नहीं। इसकी वजह से बाद में वो कई तरह के पचड़ों में फंस जाते हैं। सरकार के प्रयास और उपभोक्ताओं की सतर्कता के बावजूद धोखाधड़ी की घटनाएं जारी हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने 2004 में बिहार अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट पास किया, जिसे 2006 और 2011 में संशोधन कर और भी प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। बिहार अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2006 जो बना है तो उसका सेक्शन 7 और 8 वो खरीदारों के लिए मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एक खरीदार को कोई भी फ्लैट खरीदने से पहले बिहार अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट का सेक्शन 7 और 8 ज़रूर जो है कि पढ़ लेना चाहिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी बिल्डर कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो एक लंबे चौड़े बोर्ड पे उसको डिस्प्ले करना है। सबसे पहला कि उस ज़मीन पर और प्रॉपर्टी पर उसका टाइटल किस प्रकार प्राप्त है, यानी वह ज़मीन जो है कि खुद की है या किसी लैंड ओनर के द्वारा उसे एग्रीमेंट किया गया है, और उसमें कितने कितने मतलब पार्टनर्स हैं। दूसरा कि नक्शा जो है कि कितने फ्लोर का है, कितने फ्लैट होंगे और उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्या मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें जो लिफ्ट वगैरह लगेगी तो लिफ्ट की क्या खासियत होगी, ये सारी जानकारियां मतलब उसको डिस्प्ले करके दिखानी है। और कोई भी व्यक्ति उससे यदि सूचना मांगता है उसके संबंध में तो 7 दिन के अंदर उसको सूचना भी प्राप्त कराना है, ताकि किसी को भी मतलब उस अपार्टमेंट के बारे में मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी प्राप्त हो सके। PRDA था, PRDA की जगह पर पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने टेक ओवर कर लिया या मर्ज कर गया उसमें, तो अब उसके अध्यक्ष को ये पावर है कि
वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ओनर ये परचेजर के फेवर में। जो कुछ भी बकाया वगैरह पैसा होगा उनका पैसा ले करके जो कि बाद में बिल्डर को दिया जा सकता है और वो कर सकते हैं। ये इवन ये एप्लीकेबल है जो उसमें जो पार्ट के जो ओनर जो होते हैं ना, ओनर शेयर का भी अगर ओनर रिफ्यूज़ करते हैं तो उस पोर्शन को भी वो एग्रीमेंट के बेसिस पर ट्रांसफ़र डीड बना सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो आमतौर पर फ्लैट्स परचेजर के पास 3 तरह के फोरम हैं जहां उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। पहला फोरम है पटना नगर निगम। बिहार अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के तहत किसी भी प्रकार की एग्रीमेंट उल्लंघन पर यहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा फोरम है उपभोक्ता संरक्षण कोर्ट और तीसरा फोरम जहां उपभोक्ता को रिलीफ मिलता है वो है व्यवहार न्यायालय। तो डेविएशन के विरुद्ध जो है सो नगर निगम को ये अधिकार दिया गया है कि वो डेविएशंस के कंसर्निंग डिमोलिशन ऑर्डर माने अपसारण का भी आदेश पारित कर सकता है। और सर्टेन उसको ये भी प्रावधान किया गया है कि सर्टेन एरिया में अगर डेविएशन करता है तो वो सामंजस्य शुल्क लेकर के उसको रेगुलराइज भी कर दे। तो अगर बिल्डर्स जो है सो क्या कहते हैं कि डेविएशंस करता है तो डेविएशंस 2 प्रकार की हो गई। एक हुआ कि सामंजस्य सीमा के अंतर्गत है, तो वो सामंजस्य सीमा के अंतर्गत जो है सो नगर निगम फाइन लेके रेगुलराइज करके बिल्डर से पैसा जमा करा करके वो रिलीफ दे सकता है। जो डिमोलिशन है बियॉन्ड कंडोनेशन है उस पर डिमोलिशन ऑर्डर पास होता है तो वो टूटेगा। अब वो जब टूटेगा तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो है सो क्या कहते हैं कि जो फ्लैट ओनर्स है वो नगर निगम में उसकी रेमेडी नहीं है। अब उसके लिए जो है सो रेमेडी है उसको जो है सो क्या कहते हैं कि 2 तरह का, क्या तो वो सूट में जाए एग्रीमेंट के अनुसार अगर फुलफिलमेंट नहीं हुआ है तो। दूसरा है कि वो कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकता है आसानी से। कंज्यूमर कोर्ट में ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है और कंज्यूमर कोर्ट में वो अपना पक्ष रख सकता है कि साहब हमारे साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट किया, इन्होंने ये स्पेसिफिकेशंस हमको कहा था कि बना करके देंगे, ये सारे स्पेसिफिकेशंस इन्होंने डाइल्यूट कर दिया और हमको जो है सो घटिया किस्म का जो है सो सामान दिया है और इसमें जो है सो इतना पोर्शन डिमोलिश भी हो गया जिसकी भी राशि हमसे ले लिए हैं। तो वो सब जो है सो कंज्यूमर फोरम जो है वो आपका जो है सो ये रेमेडी उनको दे सकता है। रही बात कि चूँकि कॉन्ट्रैक्ट का है, एग्रीमेंट एक तरह से पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए प्रावधान सिविल कोर्ट में भी है कि वो सूट में भी जा सकते हैं, तो वहाँ से उनको रेमेडी मिलेगी। बिल्डर्स और फ्लैट परचेजर के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है फ्लैट बुकिंग के समय। एग्रीमेंट में उन सारी बातों का जिक्र होता है जो बिल्डर्स ने उपभोक्ता को देने का वादा कर रखा है, जिसके उल्लंघन की शिकायत सीधे पटना नगर निगम में दर्ज कराया जा सकता है। बिहार अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के सेक्शन 17 में एग्रीमेंट उल्लंघन की स्थिति में बिल्डर्स के लिए दंड का भी प्रावधान है। जो भी बिल्डर है वो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस के हिसाब से वो हर जगह चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, लाभ उठाया जाए, तो उस हिसाब से थोड़ा दिक्कत हो जाती है परचेजर्स को। जैसे बिल्डिंग में क्या मटेरियल लगा रहे हैं, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि साल वुड लगवाएंगे और वहाँ ऑर्डिनरी को भी लगवा दिया, एल्युमिनियम का लगाएंगे, बीट लगाएंगे, तो उसके जगह पर ऑर्डिनरी आयरन का लगवा दिया जो कि रस्ट लगेगा। तो ये सारी चीज़ को वॉचफुल रहना होगा। होता क्या है कि लोग दे करके एग्रीमेंट कर करके आराम से बैठ जाते हैं, तो वॉचफुल रहना होगा। आते जाते देखते रहने से सुविधा होती है। सेक्शन 17 में यदि कोई बिल्डर वो जो सेक्शन 7 और 8 में दिया गया है उसके अनुसार कोई मतलब चीज़ों को पूरा नहीं करता है, काम समय पर नहीं करता है और जो क्वालिटी वो दावा करता है उसके हिसाब से वो क्वालिटी नहीं देता है, तो जो परचेजर है वो हमारे यहाँ कंप्लेन कर सकता है। और उस सेक्शन 17 में उसके लिए सज़ा का भी प्रोविज़न है, जिसमें कि आपको 10 साल मैक्सिमम जेल की सज़ा हो सकती है और 2 लाख रुपए दंड भी हो सकता है, जुर्माना। धोखाधड़ी या चीटिंग की स्थिति में फ्लैट परचेजर के लिए दूसरा फोरम है कंज्यूमर कोर्ट।
कंज्यूमर कोर्ट में फ्लैट परचेजर रिलीफ के लिए जा सकते हैं। यदि बिल्डर्स ने वादे के मुताबिक चीजें उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं कराई हैं, तो भी उपभोक्ता इस कोर्ट की शरण ले सकते हैं। व्यवहार न्यायालय की अपेक्षा यहाँ केस का निष्पादन जल्द होता है। आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। अगर जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है लैंड परचेजर्स के साथ और उसमें घटिया सामग्री यूज की गई है, या जो एग्रीमेंट में जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है उसको नहीं पूरा किया गया, या जो बिल्डर्स हैं पैसा ले लिए और पोजीशन नहीं दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए सेवा में त्रुटि मानते हुए इसको कंज्यूमर फोरम में कार्रवाई के लिए जाया जा सकता है और वहाँ सुनवाई होगी। देखिए, सिविल कोर्ट में तो कोई भी मुकदमा जो है वो सिविल प्रोसीज्योर कोड से गाइड होता है, तो उस स्थिति में कुछ समय तो लग जाता है। उसके मुकाबले कंज्यूमर फोरम में कुछ कम समय लगता है, लेकिन फिर भी हर एक कोर्ट का अपना जुडिक्शन होता है और केस का नेचर होता है। सभी मुकदमा हम कंज्यूमर फोरम में नहीं कर सकते हैं। कुछ मुकदमे हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो सिविल कोर्ट में ही हो सकता है, या इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या क्रिमिनल केसेज हुए, तो ठगी से संबंधित मुकदमा है, ये तो सिविल कोर्ट में ही कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया कि उपभोक्ता किन किन फोरम का दरवाजा खटखटा सकते हैं और मुआवजा पा सकते हैं, लेकिन मानसिक परेशानी और तनाव से निजात कोई भी फोरम आपको नहीं दिला पाएगा। तो बेहतर यही होगा कि खरीदारी से पहले ही आप सावधानी बरतें। रियल बाजार की इससे जुड़ी और जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रियल बाजार में। आज हम बात कर रहे हैं कि फ्लैट खरीदते वक्त उपभोक्ताओं को जो समस्याएं होती हैं और इसका समाधान किस प्रकार हो सकता है, किन किन फोरम्स में जाकर वो रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप सावधानी बरतें, और एक कहावत भी काफ़ी सही बैठती है यहाँ पर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। धोखाधड़ी और चीटिंग के केस में तीसरा फोरम है व्यवहार न्यायालय। व्यवहार न्यायालय में 420 का क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं यदि बिल्डर ने उपभोक्ता के साथ फ्रॉड किया हो। यदि बिल्डर फ्लैट्स देने में लेट कर रहा हो या कहे के मुताबिक फ्लैट नहीं दे रहा हो तो मनी सूट भी कर सकते हैं। एग्रीमेंट फॉर सेल किसी फ्लैट के लिए किया गया और बाद में वो फ्लैट के रजिस्ट्री से मुकर रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सक्यूशन ऑफ सेल डीड ये मुकदमा किया जा सकता है। बिल्डर ने अगर किसी तरह की ठगी की है, धोखाधड़ी की है, अगर आपसे पैसा लेकर के आप फ्लैट नहीं दे रहे हैं, कभी कभी ये बात आती है कि एग्रीमेंट भी कर लिया, पूरा पैसा भी ले लिया, फ्लैट दूसरे को बेच दिया, तो इस तरह की ठगी की है तो आप क्रिमिनल केस भी उनके अगेंस्ट में आप सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। हालांकि उपभोक्ता के पास कानूनी प्रावधान है जिसके आधार पर उपभोक्ता बिल्डर्स पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर सकता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया लंबी और खर्चीली होने के कारण उपभोक्ता को मानसिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में सतर्कता ही बेहतर उपाय है धोखाधड़ी से बचने के लिए। परचेजर के लिए तो ज़रूरी होता है कि वो पहले लैंड के बारे में जाने कि एक्चुअली ये जिसके साथ बिल्डर ने एग्रीमेंट करके बिल्डिंग बनाना शुरू किया है उसके ओनर कौन है, उसके शेयरर कौन, कितने लोग हैं। होता है क्या, कभी कभी एक पार्टनर, लैंड के एक पार्टनर ने अपना एग्रीमेंट कर लिया, बाकी पार्टनर अगर कोई बाहर रह रहा है उसको जानकारी नहीं है, तो बाद में अगर वो आएगा तो एक लिटिगेशन बढ़ेगा कि मेरा शेयर नहीं है, ये है, जो भी सेल डीड वगैरह को कैंसिल करवाने की बात कर सकता है, एग्रीमेंट को कैंसिल करवा सकता है। तो इसलिए उसकी जानकारी और कितना एरिया हम ले रहे हैं उसका एक प्लान जो बनता है, वो प्लान का नक्शा भी उनको लेना चाहिए, और जो पार्टिकुलर जो फ्लैट खरीद रहे हैं उसका नंबरिंग करा लेना चाहिए और अपने एग्रीमेंट में उस नंबर को भी नोट करना चाहिए, सो दैट कि वो चेंज नहीं करें। बाउंड्री लिखना चाहिए एग्रीमेंट में ही, सो दैट कि वो बाद में चेंज नहीं कर दें। जैसा होता है क्या कि नंबर बदल दिया।
ऐसा नहीं है कि सभी रियल एस्टेट कंपनियां ऐसे धंधे में लिप्त है। राज्य और केंद्र सरकारों ने भी उपभोक्ताओं के हित के लिए कई प्रावधान बनाए हैं। जरूरत है सिर्फ जागरूकता और सतर्कता की, जिससे आप धोखाधड़ी से बच सके। तो आज के इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि बिल्डर्स के गैर जिम्मेदाराना होने पर आप किस तरीके से व्यवहार न्यायालय, उपभोक्ता फोरम और नगर निगम में शिकायत कर सकते हैं और अपना मुआवजा पा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे बिल्डर्स गलत ही करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाना है। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव आपके पास हमारे लिए है तो लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।